आपका भारत समाचार के खास कार्यक्रम जो कानाफूसी, चर्चा और गपशप और सत्ता के गलियारों की हलचल पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का पावर सेंटर। सरकार लाख कोशिशें करे, लेकिन कहीं ना कहीं अफसरों की वजह से उसके प्रयासों पर पानी फिर जाता है। क्या जब सरकारी खरीद होगी तभी घटिया माल सप्लाई होगा? भ्रष्टाचार की शिकायत आएगी, अधोमानक होंगी चीज़ें, महामारी हो, संकट हो, आपदा हो, तब भी ये इस तरह की खबरें आएंगी। भगवान ने सारी चीज़ें बनाई इस दुनिया में, लोगों का विश्वास बना रहे, इसलिए एक ईश्वर ऊपर है और अपने प्रतिनिधि के रूप में उसने ज़मीन पर डॉक्टरों को भेजा, जिससे लोगों का ईश्वर में, भगवान में भरोसा कायम रहे। लेकिन जो कोरोना महामारी है और जिस महामारी से ये ज़मीन के भगवान लड़ रहे हैं उनसे, उनकी सुरक्षा में घटिया सामान सप्लाई किया गया। मामला नोएडा और मेरठ मेडिकल कॉलेज में पकड़ा गया है, जहां पर पीपीई किट घटिया पाई गई है। और इसको लेकर जब खुलासा हुआ तो 13 अप्रैल को डीजी मेडिकल एजुकेशन के गुप्ता ने सरकार को एक पत्र लिखा कि ये उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन जो है, इसने घटिया सप्लाई कर दी पीपीई किट। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन खाली किटें नहीं सप्लाई करता, दवा भी देता है, तमाम इक्विपमेंट भी सप्लाई करता है। श्रुति सिंह इसकी एमडी हैं और सबसे बड़े तो प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद बैठे ही हैं वहाँ। 6 साल कृषि विभाग के प्रमुख सचिव रहे। किसानों की आय दुगना तो हुई नहीं, अफसरों की आय जरूर दुगना हुई। वहाँ पर व्यवस्था को चौपट करके अब फिर पता नहीं कौन सा जुगाड़ है, कौन सी व्यवस्था है कि उनको स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख सचिव बना दिया गया इतने बड़े महकमे का। और ऐसी महामारी के वक्त, हालांकि साहब दिल्ली ज़्यादा आने जाने में विश्वास रखते थे, लेकिन इस महामारी के चलते हवाई जहाज़ बंद हैं, लखनऊ में ही रहना पड़ता है। बात हो रही है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ संवेदनशीलता का स्तर क्या है? क्या हम सिर्फ कमीशन खोरी और पैसे कमाने के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की जान दांव पर लगा सकते हैं, या ये गलती अनजाने में हुई है? मुख्यमंत्री रोज इसकी समीक्षा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर और क्या क्या करना है, क्या क्या लोगों को खाने पीने की व्यवस्था हो, पैसा दिया जाए, उनके जीवन को कैसे बचाया जाए। लेकिन अफसर अगर जानबूझकर ऐसा करते हैं तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, और अगर चूक हुई है तब भी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला दोनों स्तरों पर बनता है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार तमाम सारे मामलों पर जानकर चुप बैठी है, या कुछ लोग जो सरकार के आसपास होते हैं वो सही चीज़ें नहीं पहुंचा पा रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश जैसे कृषि आधारित राज्य में, गरीब राज्य में, जहां पर लोगों के पास चिकित्सा की उच्च कोटि की सुविधाएं नहीं है, ना इतना पैसा है कि वो अपना इलाज करा सकें, वहाँ जो लोग तन मन धन से कोरोना मरीजों की सेवा में लगे हैं, जो डॉक्टर लगे हैं, जो मेडिकल स्टाफ लगा, अगर उनको घटिया सामान दिया जाएगा, उनकी जान से खिलवाड़ किया जाएगा, तो ऐसे में कौन जाएगा किसका इलाज करने? भ्रष्टाचार इस आकंठ रूप से सामने आएगा। इस तरह से डूबना ये उचित नहीं है, क्योंकि जीवन की कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। बीमार अफसर भी हो सकता है, बीमार आम आदमी भी हो सकता है। तो सावधान रहकर सही चीज़ें अगर इस समाज को दी जाएंगी तो हम ज़्यादा जल्दी स्वस्थ होंगे और कोरोना से ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। बहरहाल अभी सरकार की ओर से इंतज़ार है कि वो यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के मामले में क्या कार्रवाई करती है। लॉकडाउन में सबसे बड़ी मुसीबत शराब पीने वालों के लिए हुई है। मरीज तो मान लो अस्पताल में पड़े हैं, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन जो घर में बैठे हैं वो शराब के लिए तमाम जतन कर रहे हैं। शराब नहीं मिलती तो किसी से कहते तम्बाकू खिला दो, पान खिला दो, कहीं से कोई व्यवस्था कर दो, कुछ ना कुछ व्यवस्था नशे की हो जाए। लेकिन काम चल नहीं रहा है, दारू के सब ठेके बंद हैं। सरकार ने कोशिश की थी
कि फैक्ट्रियों को चलाया जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी बड़ी आलोचना हुई। अब ताज़ा मामला और चमत्कार देखिए झांसी में हुआ, जहां पर दारू के बड़े बड़े ड्रम जमीन खोदकर गड्ढे में गाड़ दिए गए थे देसी दारू के, और ऊपर हैंड पाइप लगा दिया गया और उससे चलाने से दारू निकल रही थी। आम आदमी, पुलिस वाला, आने जाने वाले समझेंगे कि नल लगा हुआ है रास्ते में, कोई प्यास बुझाने चला जाए, संयोग से अगर कहीं 2 हैंडपंप मार दे तो पता लगा दारू निकल आएगी। तो शराबियों ने ऐसा जुगाड़ बना रखा था कि इसको लेकर हर कोई आश्चर्य में है। जब झांसी पुलिस ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया तो वो खुद आश्चर्य में थी कि कई ड्रम शराब जमीन के नीचे दबी हुई थे, ऊपर से हैंडपंप लगा हुआ, नलका लगा हुआ है। मानते हैं कि घर में रहना मुसीबत है। 21 दिन का लॉकडाउन था, फिर 19 दिन बढ़ गया। नशा पानी की दुकानें बंद हैं, पान मसाला तंबाकू की दुकानें बंद हैं। अब ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन गांव में छुप छुप के नकली कच्ची शराब बनाने वाले लोग, अवैध शराब बनाने वाले लोग कोई ना कोई कारनामा कर रहे हैं। तो दहरौली थाना क्षेत्र पड़ता है झांसी में, जहां पर ये मामला प्रकाश में आया है। लेकिन ये कहा जाए खुराफातियों के दिमाग की उपज है, या कहा जाए जो भारत में जुगाड़ सिस्टम है उसका एक नायाब नमूना है कि ज़मीन में लोग बोरिंग कराते हैं कि साहब पानी निकले, यहाँ हैंडपंप इसलिए नहीं लगा है कि यहाँ दारू निकले। बहरहाल शराबियों को थोड़े दिन और सब्र करना होगा, और हो सकता है कि सरकार 3 मई के बाद शराब की दुकानें खोलने पर कोई निर्णय करे, क्योंकि सरकार को भी राजस्व की काफ़ी नुकसान हो रहा है। कोरोना अपने साथ तमाम मुसीबतें लेकर आया है। तमाम लोगों की शादियां रुक गई, और लॉकडाउन में तमाम सारे लोग फंसे हैं, परेशानी उठा रहे हैं। किसी को खाना नहीं मिल रहा है, तो कोई बीमार है, तो कोई किसी को और तरह की परेशानियां हैं। एक मामला अलीगढ़ में हुआ है, जहां पिछले 21 मार्च से बाराती आज तक रुके हुए हैं। अब बाराती धनबाद बिहार से आए थे, और अतरौली थाना क्षेत्र के अतरौली गांव में नरपत सिंह की लड़की है सावित्री से विजय की शादी तय थी। 21 की रात में बारात आई और धूमधाम से शादी हो गई। दूल्हे राजा भी खुश थे कि भाई विवाह हो गया, अब कल विदाई हो जाएगी, चलेंगे, अब नया दाम्पत्य जीवन शुरू होगा। लेकिन उसी दिन रात में प्रधानमंत्री का संबोधन आया और 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लग गया। ये हुआ कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सब घर में रहेंगे। जनता कर्फ्यू का बारातियों ने भी पालन किया। अब स्कूल में बारात टिकी थी, भोजन पानी की व्यवस्था एक दिन की तो थी ही। ये उम्मीद थी कि चलो आज जनता कर्फ्यू निपट जाएगा, 22 को, 23 को फिर चली जाएगी बारात लेके। लेकिन अगले दिन से लॉकडाउन शुरू हो गया। गाड़ी प्राइवेट इंतजाम किए थे, लेकिन फंस गया मामला। अब दूल्हे राजा फंसे हैं। आज करीब 25-26 दिन होने जा रहे हैं। पूरी बारात में 12 लोग हैं करीब इस समय, जिनको एक टाइम तो प्रशासन खिला रहा है, एक टाइम गांव वाले खिला रहे हैं। स्कूल पूरा भरा हुआ है बारातियों से, और मेडिकल टीम भी आई, चेकअप कर गई, सब हो गई। दिल में लाखों अरमान से सब धरे रह गए। जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन। अब विजय परेशान है कि पता नहीं वो अपनी पत्नी को लेके जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। जिसके यहाँ समधी दोनों इसलिए परेशान हैं कि साहब राशन पानी का जुगाड़ 1-2 दिन का था, ये महीनों कहाँ तक बारात को खिला पाएंगे। अब पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि कोई भूखा न सोए। तो अब समस्या ये है कि एक साथ कई लोगों के अरमान फंसे हुए हैं, उन पर संकट के बादल हैं। विजय कुमार जो दूल्हा बनकर आए थे, अब गांव में कई दिन कपड़ा, 2 दिन 4 दिन का कपड़ा आदमी रखता है, बारात में 2-4 कपड़ा लेके आता है। सबके कपड़े लत्ते गंदे हो गए, सबके पास ना पहनने ओढ़ने बिछौना, तमाम सारी व्यवस्था करनी पड़ती है ग्रामीण इलाकों में। तो दिल के अरमा आंसुओं में बह रहे हैं। पति पत्नी एक दूसरे के विवाह बंधन में बंध कर भी मिल नहीं पा रहे हैं, विदाई नहीं हो पा रही है। ये भी एक विचित्रता है इस लॉकडाउन की। और हम उम्मीद करें कि अब 3 तारीख यानी कि 40 दिन इस दंपति को, इस नवविवाहित जोड़े को इस लॉकडाउन के नाते दूर दूर रहना पड़ेगा, और शायद तभी ये बारात धनबाद बिहार वापस लौट कर जा पाएगी। लेकिन हम ईश्वर से मनाएंगे कि जब भी ये बारात लौट कर जाए तो विजय और सावित्री का जीवन खुशहाली से बीते,
इस तरह के झटके हिचकोले ना खाने पड़े उन्हें भविष्य में, और पूरी बारात को हम कहेंगे सकुशल चली जाए और कोरोना मुक्त होकर जाए, यही हम सब दुआ करते हैं। ब्यूरोक्रेसी वैसे अपने कारनामों के लिए बड़ी चर्चित रहती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार वह घोटाला, घपला या विभागों में अड़ंगेबाजी, लाल फीताशाही के नाते चर्चित हो। ब्यूरोक्रेसी के ऐसे अफसर भी हैं जो कोरोना में एक मिसाल बनकर उभरे हैं, और ताज़ा मामला हम आपको दिखाते हैं मेरठ में, जहां आईएएस डिम्पल वर्मा सीनियर आईएएस अफसर हैं, जो गरीबों के लिए, निराश्रित लोगों के लिए मास्क सिल रही हैं, श्रमदान कर रही हैं। मेरठ के एसएसपी अजय साहनी की पत्नी ऋचा साहनी भी उनको इस काम में सहयोग दे रही हैं। बेहद शानदार काम है, जितनी सराहना की जाए कम है। बड़े बड़े अधिकारी जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, आगे पीछे नौकर चाकरों की फौज रहती है, उनके जीवन में क्या कमी है कि वो किसी केंद्र में जाके, स्कूल में जाके बैठ के हाथ से सिलाई मशीन चलाएं और लोगों के लिए मास्क सिलें और दें। लेकिन नहीं, मानव श्रम का एक बड़ा उदाहरण है। डिम्पल वर्मा एडीजी प्रशांत कुमार जो मेरठ के एडीजी उनकी पत्नी हैं, वो लॉकडाउन के दौरान प्रतिदिन अजय साहनी जो एसएसपी हैं उनकी पत्नी ऋचा को साथ लेकर महिलाओं के एक समूह के साथ बाकायदा एक सेंटर में लोगों के लिए मास्क का निर्माण कर रही हैं। बेहद शानदार काम है। ऐसे अफसरों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत सारे समाज के और लोगों को भी ये देखने की ज़रूरत है कि जिसके पास सब कुछ है, जिसको घर से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छे से अच्छा मास्क, खाना पीना, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा सब मिल सकता है, वो भी लोगों के लिए काम करने का जज्बा रखकर बाहर निकले हुए हैं, काम कर रहे हैं। वो उनके लिए लोगों, वो भी समझते हैं कि लोगों का जीवन मूल्यवान है, किस तरह से वो अपना योगदान दें इस कोरोना महामारी में लोगों को बचाने में। ये एक अनुकरणीय उदाहरण है और प्रशंसनीय है। निश्चित ही डिम्पल वर्मा और ऋचा साहनी के इस काम से और भी अधिकारियों को और लोगों को, जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में ऐसे ऐसे अफसर हैं जो सरकार की निगाहों में आने के लिए नतमस्तक से होकर घंटा घड़ियाल से लेकर रैली तक निकाल सकते हैं। पीलीभीत के डीएम जो जनता कर्फ्यू वाले दिन पूरा घंटा बजाते हुए पूरे शहर में रैली निकाल चुके थे, उनका एक और कारनामा कहिए या उनकी एक और कार्यशैली कहिए, अब बहुत चर्चा में है। वैभव श्रीवास्तव ने कुछ अच्छे काम किए जिसके चलते पीलीभीत को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट माना गया, लेकिन उनका ये जो रैली निकालो अभियान था उसके चलते वो आलोचना का शिकार हुए और अब दोबारा उन्होंने मेडिकल स्टाफ की लाठियों से पिटवाई करा दी। बीसलपुर सीएससी में लैब टेक्नीशियन है हसन अली। हसन अली गए थे, कोरोना के संदिग्धों की जांच करके लौट रहे थे। डीएम साहब उनको रास्ते में मिल गए बरखेड़ा में। वैभव श्रीवास्तव ने इस बात से नाराजगी जताई कि तुम सफ़ेद अप्रैन पहनकर अपने वाहन से कैसे घूम रहे हो। तो स्वास्थ्यकर्मी ने बात बताई कि साहब हम सूचना आई थी और संदिग्ध की जांच करने के लिए मैं गया था, लेकिन वो इस बात से भी नाराज रहे कि अपनी गाड़ी से कैसे घूम रहे हो, और उन्होंने पुलिस वालों से कहकर स्वास्थ्यकर्मी को पिटवाया। डीएम की इस हरकत से पूरे जिले के स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश है। लोगों ने मंडल के अफसरों तक को लिखा। अपनी सफलता पर इतने इतराने वाले अफसर जो ये नहीं देख रहे हैं कि अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जांच करने, लोगों की सुरक्षा देने वाले ऐसे कर्मचारियों की पिटाई से क्या मैसेज जाएगा। वैभव श्रीवास्तव ने जो हरकत पहले की थी उसकी कोई सजा नहीं मिली, शायद उसके चलते उनका और मन बढ़ गया हो, उन्होंने ये कार्रवाई की। आंदोलन हुआ, नारे लगे, मुर्दाबाद हुआ, चिट्ठी लिखी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, सिफर है। शासन में बैठे हुए लोग जानबूझकर इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं या ऐसे अफसर अपने आकाओं के सहारे, अपने आकाओं का हाथ पैर जोड़कर हर बार कोई बहाना बनाकर मुख्यमंत्री की नज़रों से बच निकलते हैं। ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। जिले में खाली इसलिए नहीं अफसर भेजे जाते
कि वो अपने बड़े से महल में बैठकर हुक्म चलाएं और जनता की पीड़ा को न समझें। जो लोग जनसेवा कर रहे हैं, जो लोग कोरोना योद्धा के तौर पर हैं, उनकी पिटाई कराकर डीएम ने क्या मैसेज दिया। ऐसे जिला अधिकारी जो प्रधानमंत्री के थाली बजाओ और घंटा बजाओ और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा चुका है, जो व्यक्ति जिला अधिकारी के पद पर रहकर स्वास्थ्य कर्मियों को लाठियों से पिटवा रहे हैं, उनकी गाड़ी सीज करा दे रहे हैं, ऐसे लोग जिलों में डीएम बने हुए हैं। वैभव श्रीवास्तव का यह अहंकार, हम उम्मीद करें कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो सरकार कहीं ना कहीं इसको खत्म करेगी। ऐसे अफसरों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार के वो प्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा के लिए गए हैं और इस भारी संकट में, महामारी में जो हरकतें वो कर रहे हैं वो निश्चित ही कहीं ना कहीं सरकार के लिए कार्रवाई का आधार बनती हैं। सत्ता के गलियारों में इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है कि योगी सरकार के एक अफसर संजीव मित्तल मंत्रियों पर भी भारी है। मीटिंग में संजीव मित्तल मंत्रियों के सामने वो प्रोटोकॉल भी नहीं निभाते जो होना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के अलग अलग समूहों का गठन किया। वित्त मंत्री के नेतृत्व में भी एक कमेटी बनी है जो उत्पादन, वित्त व्यवस्था और तमाम सारी चीज़ों का कैसे शुरुआत की जाए इसको लेकर सलाह देगी। बैठक में सतीश महाना जो कैबिनेट मंत्री हैं, सुरेश राणा और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कई सारे मंत्री उपस्थित थे, कई सारे प्रमुख सचिव थे। लेकिन संजीव मित्तल अपनी बेबाकी से तमाम सारे तर्कों को काट रहे थे। ऐसा लगता था कि मंत्री उनके सामने या उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। मामला सोमवार का है, पिछले जब ये मीटिंग हुई थी मंत्री समूह की, और इस मीटिंग को लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह भी इस मीटिंग में थे जो सरकार के प्रवक्ता हैं। और नोएडा अथॉरिटी में कुछ चीज़ों को लेकर जब बात आई कि वहाँ पर 3 अथॉरिटियाँ हैं नोएडा में, संजीव मित्तल ने इस बात पर जोर दिया था कि इन सब अथॉरिटियों को ख़त्म कर देना चाहिए, विलय कर देना चाहिए, एक अथॉरिटी बना देनी चाहिए। लेकिन मंत्री समूह आज तक उनकी बात नहीं मान रहा है। उत्पादन कैसे सुधारा जाए, वित्त व्यवस्था कैसे मजबूत की जाए, समाज में फिर से कैसे लोगों का जीवन पटरी पर लाया जाए, रोजगार में कैसे वृद्धि की जाए, इन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन ये जो मीटिंग हुई उसके बाद सबसे ज़्यादा चर्चा संजीव मित्तल के, कहा जाए, हनक की होती है, उनकी हरकतों की हुई। और हर अफसर और हर मंत्री ये जानता है कि वो 31 मार्च को सरकार को करोड़ों रुपए की लैप्स करवा चुके हैं। तमाम मंत्री के अनुमोदन के बाद भी वो फाइलों को अनुमोदित नहीं करते हैं। वित्त सचिव होने के नाते उन्होंने उत्तर प्रदेश में तमाम सारी परियोजनाओं को धक्का दे रखा है। लेकिन क्या कारण है कि वो सरकार की नज़रों में खास हैं, उनके विभाग को आज तक छुआ नहीं गया। तमाम सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक सिस्टम में सरकारों का एक प्रोटोकॉल है, कैबिनेट मंत्री का एक प्रोटोकॉल है, जिसमें प्रमुख सचिव और प्रमुख सचिव उसके अधीन है। और मंत्री के द्वारा संस्तुति की गई चीज़ों को प्रमुख सचिव लौटा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है, इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है कि कई सारे प्रमुख सचिव अपने मंत्रियों की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, उन पर हावी रहते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है बिना सरकार की इच्छा के या बिना किसी सय के? तो कहीं ना कहीं ऊपर वालों का संरक्षण होगा, तभी किसी अफसर में इतनी हिम्मत होती है। लेकिन कोई अफसर इतना ज़रूरी ना हो जाए कि वो विकास के पहिए को तोड़ दे, उसको रोक दे, उत्तर प्रदेश में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ना होने दे। तो ये सब देखना सरकार का काम है, क्योंकि अफसरों की हरकतों से सरकारों को सारी किरकिरी झेलनी पड़ती है। और जब तक सरकारें पीछे मुड़कर देखती हैं तब तक काफ़ी वक्त बीत चुका होता है। 3 साल का वक्त उत्तर प्रदेश में भी बीत रहा है। सरकार को तेज़ी से विकास कार्य करने हैं, इसलिए अगर कुछ बड़े फैसले भी लेने पड़े, कुछ लोगों से छुटकारा भी पाना हो, तो देर नहीं करनी चाहिए। अगले सप्ताह आपसे फिर कुछ चटपटी और रोचक और गपशप कानाफूसी वाली खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।